कीर्ति सिंह पार्ट 4 ये। कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जल्दी से अभी सब्सक्राइब कीजिए। इधर शक्तिसेना कौशल से निकल पड़ी। उधर गरुड़दत्त और उसके मित्र अपने 3 सैनिकों को लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। कीर्ति सिंह को तो इस बात से बिल्कुल ही अनभिज्ञ था कि वह दूसरे की जानकारी के बिना वे सब उसी के बंदी बनाने के लिए निकल चुके हैं। उसे तो इस बात का आनंद हो रहा था कि मैं विद्याभ्यास समाप्त करके अपना देश लौट रहा हूँ। कृष्णाष्टमी के दिन उसने प्रातःकाल ही अपने गुरु कृष्णचंद्र से आशीर्वाद पाया, अपने मित्रों से विदा ली और घोड़ी भानुमति पर सवार होकर निकल पड़ा। दोपहर तक वह अरावली पर्वत प्रांतों के मध्य पहुंचा। वहां से उत्तरी दिशा में बढ़ेगा तो कौशल राज्य पहुंच सकता है। पूरब की ओर जाने पर कौशल के पूर्वी सरहद का जंगल है, वही शक्ति का मंदिर भी है। दूसरी तरफ खाम्बोज राज्य है। घोड़ी भानुमति वहां तक बहुत ही तेजी से दौड़ती हुई आई। उस प्रांत में पहुंचने के बाद वह हटक रुक गई। बिना विश्राम लिए भानुमति एक दिन तक तेजी से दौड़ने की क्षमता रखती है, लेकिन इस प्रदेश में आकर हटक रुक गई और आगे बढ़ने से मना भी कर रही है। घोड़े की इस नियत से कीर्ति सिंह को आश्चर्य भी हुआ और संदेह भी। वह फौरन घोड़ी से उतरा और चारों ओर अपनी दृष्टि फैलाई। किसी क्रूर जंतु का कोई निशान भी नहीं था। वह सोचने लगा कि भानुमति फिर रुक क्यों गई। थोड़ी देर वह सोचता रहा और उसे लगा कि उसे कोई हानि पहुंचाने वाली है। भानुमति निर्भीक रहो, मेरा कोई भी बाल भांक नहीं कर सकता। उस आने वाली हानि से मैं निपट लूँगा। कहते हुए घोड़ी को उसने थपथपाया और सवार होने का प्रयत्न करने लगा। घोड़ी सकपकाती हुई थोड़ा हट गई। कीर्ति सिंह ने सोचा, ठीक है, थोड़ी दूर चलकर जाएंगे, देखते हैं क्या होगा। उसने म्यान से तलवार निकाली और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। भानुमति भी पीछे पीछे आने लगी। दोनों थोड़ी दूर गए भी। उस समय कीर्ति सिंह को ध्वनि से लगा कि कोई पतली वस्तु उसके सिर पर आ गिरने वाला है, तो तक्षण उसने अपना सर ऊपर उठाया। उसने देखा कि एक पेड़ से लोहे का एक पतला जाल बड़े वेग से उसके सिर पर गिरने ही वाला है। कीर्ति सिंह ने बड़े ही वेग से उस जाल को सिर पर गिरने से रोका, उसे ऊपर उछाला, छलांग मारकर हट गया। पीछे पीछे आती हुई उस घोड़ी पर जाल फिसला और भानुमति उसमें फंस गई। कीर्ति सिंह ने तुरंत अपने को संभाल लिया, कमर में लटकती हुई छुरी निकाली और ऊपर फेंकना ही चाहा कि इतने में दूसरी ओर से पेड़ पर बाणों की वर्षा हुई। उन बाणों की बौछार से चिल्लाते हुए 3 सैनिक धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़े और छटपटाते हुए मर गए। यह सब कुछ कुछ क्षणों में हो गया। इस आकस्मिक आक्रमण से कीर्ति सिंह को विस्मय हुआ। उसने तलवार हाथ में ली और उस ओर देखते हुए चिल्ला पड़ा, कौन है वहाँ? उसके इस प्रश्न के समाधान के रूप में उसने देखा कि पतली मूछ वाला एक नौजवान पेड़ के पीछे से आया और उसे नमस्कार किया। कीर्ति सिंह ने चकित होते हुए उस युवक से पूछा, तुम कौन हो? ये मरे हुए लोग कौन है? मैं नहीं जानता कि वे कौन है। शायद कोई चीज़ उनसे मिल सकती है जिससे उसको पहचाना जा सकता है और जाना जा सकता है कि ये कौन है और कहाँ के है। युवक ने विनयपूर्वक कहा। बिना कोई उत्तर दिए कीर्ति सिंह भानुमति की तरफ बढ़ा, उसे जाल से निकाला, फिर मरे दुश्मनों के कपड़े ढूंढने लगा। जब वह इन कामों में निमग्न था तब युवक तलवार हाथ में लिए हुए खड़ा हो गया और उसकी रक्षा करता रहा। उसका अनुमान था कि दुश्मन शायद फिर से हमला करेंगे। तीनों के कपड़ों को ढूंढने के बाद कीर्ति सिंह को मालूम हो गया कि वे तीनों 3 राज्यों के सैनिक हैं। एक काम्बोज का, दूसरा चाक्य और तीसरा नगदेश का सैनिक था। उसे थोड़ा बहुत मालूम था कि कौशल और काम्बोज के बीच पीढ़ियों से चलता आया हुआ वैमनस्य है, शत्रुता है। अब उसे यह जानने में देरी नहीं लगी कि तीनों राज्य एक हो गए हैं और उसे मारने का षड्यंत्र रचा है। उसने उस युवक की तरफ देखा और पूछा, अब बताओ, तुम कौन हो? युवक ने गंभीर हो कहा, आपके सवाल का जवाब देने के पहले मेरे एक छोटे से सवाल का जवाब आपको देना होगा। सवाल? और मुझसे? बोलो,
वह क्या सवाल है? कीर्ति सिंह ने उसे गौर से देखते हुए पूछा। युवक ने पूछा, आकाश के राजा और रानी कौन है? यह सवाल सुनते ही कीर्ति सिंह ने उस युवक को ध्यान से देखा और हंसते हुए कहा, शक्तिसेना। युवक वेशधारी शक्तिसेना ने अपना सर झुकाते हुए कहा, यह तो मेरे प्रश्न का समाधान नहीं है।